और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार का पूरा एक्शन हम आपको बताएंगे, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दें। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, सृष्टि से जानेंगे डायग्नोस्टिक शेयरों में हलचल क्यों है, दीपांशु बताएंगे शिपिंग कंपनियों में दबाव क्यों बन रहा है, देवांशी बताएंगे वोडाफोन पर सीएलएसए की रिपोर्ट क्या कहती है, और ब्रजेश बताएंगे कल सेबी की बोर्ड बैठक का अहम एजेंडा क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में आज कैसा कारोबार रहा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों ने बाजार को भी डरा दिया है। कोविड के नए वेरिएंट से बाजार पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला। मंथली वायदा एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार में भारी मुनाफा वसूली हुई। सेंसेक्स 950 अंक टूटा तो निफ्टी 265 अंक लुढ़ककर 14,550 पर बंद हुआ। बैंक शेयरों में गिरावट कुछ ज्यादा रही। बैंक निफ्टी में करीब 900 अंकों की गिरावट दिखी। ऐसा नहीं कि गिरावट सिर्फ हमारे बाजारों में ही थी, एशिया के करीब सभी बाजार 1 से 2% गिरकर बंद हुए हैं। और आज की गिरावट में निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हुए। वही एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या संकेत आज मिले हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1952 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 613 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार की चिंता क्या है और इतनी बड़ी गिरावट बाजार में क्यों आई है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आज एक बेहद कमजोरी भरा सेशन रहा। वैसे तो शुरुआत मजबूती के साथ हुई। दुनिया भर के बाजारों के कमजोरी के संकेत के बावजूद भारतीय बाजार तेजी के साथ शुरुआत करते हुए दिखे और 14,700 के पार निकलकर टिकने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की जो शुरुआत हुई दिन के आखिरी सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ती हुई नजर आई और न सिर्फ 14,700 उसके बाद 14,600 ये लेवल भी टूटते हुए नजर आया और 14,550 के बेहद करीब जाता हुआ निफ्टी नजर आया और क्लोजिंग भी वहीं पर होती हुई दिखी। तो दिन के लो पॉइंट के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी और बैंक निफ्टी में भी 33,300 के बेहद करीब जाकर क्लोजिंग होती हुई दिखी। और ये सब तब हुआ जब डाउ फ्यूचर्स भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 7500 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिकी बाजारों से उतने खराब सेशन की आशंका नहीं थी। हालांकि कल का सेशन कमजोर था और आज सुबह दिन भर एशिया और यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी थी। तो जो कमजोरी की वजह भारतीय बाजारों के लिए ज़्यादा बनी वो ग्लोबल मार्केट्स की थी। साथ ही कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता की बात यहाँ पर हमारे लिए दिखा रहे हैं। और तीसरा है कल होने वाली महीने की एक्सपायरी। इन तीनों के चलते दबाव बना और चौथा ये भी कि एफआई ने फिर से खरीदारी से हाथ रोका है। तो ये सारे फैक्टर्स बाजार में ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाते हुए नजर आए। आज की गिरावट इसलिए भी अहमियत वाली है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाए। विक्स काफ़ी तेजी से बढ़कर आया और आज जो बिकवाली हुई वो चौतरफा बिकवाली होती दिखी। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो आपको हरे निशान में नजर आए, यानी कि दमदार प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है और सब तरफ से आज बिकवाली का माहौल ही नजर आया और यही वजह थी दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बाजार बंद होते दिखे। अब आज तो बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। कल मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बाजार के लिए रखी जाए ये अनिल जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आज जान लेते हैं बाजार का। कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए, आज जो बाजार में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली है उसमें कौन से सेक्टर ऐसे थे जहां पर थी तेजी और कहां पर रही नरमी? तो मार्च की मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट मार्च महीने में सबसे निचले स्तरों पर जो है आज निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली, जहां पर सबसे ज्यादा जो गिरावट में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए वो खासकर पीएसयू, बैंक्स और मेटल काउंटर्स थे। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को जैसे स्टॉक शामिल थे। पर गेनिंग ग्राउंड्स जो है फार्मा स्पेस हल्का सा हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा, जिसके वजह से आप देखिए सिप्ला और साथ ही बाकी कुछ एक फार्मा काउंटर्स थे वहां पर तेजी बनती हुई नजर आई। और एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स भी जो है आज गेनिंग ग्राउंड्स अपने होल्ड करने में सफल रहे। पीएसयू बैंक जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर नजर आया, जिसमें पीएनबी टॉप लूजर निकल कर आया और साथ साथ मेटल काउंटर्स यहां पर सुबह से ही गिरावट का रुझान बना हुआ था और लगातार यहां पर गिरावट जो है गिराती हुई नजर आई दिन के दौरान भी। और इसी वजह से टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसे शेयरों में भी 3 से 4% का फॉल हमें देखने को मिला।
रियल्टी स्पेस पर भी दबाव आज साफ तौर पर दिखा, जिसमें डीएलएफ, सनटेक रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक शामिल थे। और साथ ही ऑटो स्पेस की अगर आप बात करें तो यहां पर भी सबसे बड़ा डेंट जो है आज के सत्र में दर्ज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट मदरसन सुमी 200 के नीचे भी लुढ़कता हुआ दिखा आज के सत्र में। साथ ही टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स जो है 3 से 4% तक यहां पर भी फॉल आई। फार्मा स्पेस जो मैं बता रहा था कि यहां पर सिप्ला के साथ साथ सोलारा एक्टिव, एफडीसी, आईओएल केमिकल्स जैसे स्टॉक्स में इंट्राडे में अगर आप देखें तो 3 से 4% के गेंस जो है हमें देखने को मिले। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया, यहां पर अनिल जी के फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट होते हुए दिखे। साथ ही एमएनएम पर नितिन जी ने आपको कॉल दी थी, सेल कॉल की। और साथ ही एमीन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स, ये भी जो है जैन साहब के जेम्स में आपको रेकमेंड किया गया था। तो बाजार की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है कुछ दिनों से। अब देखते हैं कि कल जो है इंपॉर्टेंट एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, किस तरह से रुझान बाजारों का बैठता है। जैसे हमने समझा सेक्टर में, कौन से सेक्टर में हमने देखी भारी बिकवाली, कहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन भी देखने को मिला है किन सेक्टर्स में, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहे। अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है, हमारे आज के एक्सपर्ट, उनसे समझते हैं। अविनाश जी, एक तो भारी बिकवाली बाजार में मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले देखी गई है और ऊपर से बढ़ते कोविड मामलों का डर बाजार पर हावी भी है। फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, साथ ही हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की आप सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी 2 रीजन से आई है। एक तो ऑब्वियसली कोविड के केसेस बढ़े हैं, दूसरी बात एफआईआईज काफ़ी भारी अमाउंट में बिकवाली कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स मार्केट के अगेंस्ट है। कल एक्सपायरी है तो कल हो सकता है कि मार्केट्स में और वॉलेटिलिटी बढ़े। एटलीस्ट अपसाइड के लिए तो मुझे लगता है मार्केट्स के लिए ऊपर जाने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि प्रीवियस वीक भी मैंने आपको बोला था कि कोविड के केसेस जब तक स्टेबलाइज नहीं होते तब तक मार्केट्स में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन रहेगा। ओवरऑल अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो हमको लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर बहुत सेफ सेक्टर अभी माना जा सकता है और यहाँ पे ब्रिटानिया एक अच्छा विकल्प है। हमको लग रहा है कि करीबन 3.5 का रेट है। यहाँ पे अगर कम से कम 8-10 दिन का नजरिया है तो करीबन 3730 या 3740 का टारगेट लेके इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है एफएमसीजी सेक्टर में वापस एक डिमांड आएगी, क्योंकि कोविड को लेके लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अगर पार्शियल लॉकडाउन भी होता है तो यहाँ पे इन कंपनीज को काफी फायदा होगा और यहाँ पे ब्रिटानिया को डेफिनेटली एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ पुश इस क्वार्टर में मिलेगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर में, सॉरी नॉट फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर में ब्रिटानिया मेरी पिक रहेगी। तो हफ्ते भर की खरीदारी ब्रिटानिया में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बातचीत हमारे एक्सपर्ट से जारी रहेगी, लेकिन इस बीच बढ़ते कोरोना के मामले और बढ़ती टेस्टिंग से जो डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं उनका कारोबार बढ़ने का पूरा एक्सपेक्टेशन, पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सृष्टि शर्मा है हमारे साथ, जरा और डायग्नोस्टिक कंपनियों के बारे में समझते हैं, उनका कारोबार कैसे बढ़ेगा बढ़ते कोविड केसेस की वजह से। बताइए सृष्टि। देश भर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में स्थिति काफी गंभीर है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। कोविड के मामले बढ़ने के चलते जो एक कोविड टेस्टिंग की वॉल्यूम्स है उसमें भी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते आपको 3 लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर पे नजर रखनी है, क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि पिछले 10 दिन में जो कोविड टेस्टिंग की वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 1.5 गुना की बढ़त देखने को मिली है। और खास तौर पे ऐसा देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें लगातार कोरोना के नए मामलों में भी हम तेजी देख रहे हैं। साथ ही अगर मुंबई में किसी भी मॉल में आपको एंट्री लेनी है उसके पहले भी आपके पास एक नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और बीएमसी ने भी जगह जगह पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिया है, जिसका फिलहाल सक्सेस रेशियो भी काफी अच्छा है और इसमें कोरोना के कई सारे नए मामले भी सामने आ रहे हैं। तो जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनसे आजू बाजू जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग आ रहे हैं उनको भी अब ये कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे चलते हम आगे भी देख सकते हैं कि कोविड टेस्टिंग की वॉल्यूम्स में और भी इजाफा देखने को मिले। साथ ही आज स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर थोड़ी सी चिंता जताई है। उनका मानना है कि जो कोविड का नया वेरिएंट है वो कई सारे राज्यों में पाया गया है, जिसको लेकर हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो इन सभी के चलते हमें जो लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं उन पे नजर रखनी चाहिए। काफी सारे वॉल्यूम्स में हमें बढ़त तो देखने को मिली है, पर आगे भी उम्मीद है कि कोविड टेस्टिंग की वॉल्यूम्स और भी बढ़ती हुई नजर आए। तो डायग्नोस्टिक कंपनियों के आने वाले दिनों के कारोबार पर और ज्यादा जानकारी देते हुए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। आगे बढ़ते हैं, कल से अभी बोर्ड की अहम बैठक होने वाली है, किन मुद्दों पर कल बातचीत हो सकती है, क्या कुछ अहम निकल कर आ सकता है, पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश, जरा बताइए सभी बोर्ड बैठक के अहम मुद्दे क्या हो सकते हैं?
सेबी की बोर्ड मीटिंग में कुल मिलाकर 4 अहम चीज़ें हैं जिन पर फैसला होने की उम्मीद है, जैसा कि हमें सोर्सेज बता रहे हैं। सबसे अहम जिसमें यह है कि जो डीलिस्टिंग के नियम हैं उसमें काफ़ी बदलाव किए जा सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। वेदांता के मामले के बाद काफ़ी खिंचाई हुई थी कि ये नियम जो है बदले जाने की ज़रूरत है। तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि जो प्रोमोटर्स होंगे उनको एक इंडिकेटिव प्राइस देना पड़ेगा और ये इंडिकेटिव प्राइस फ्लोर प्राइस से नीचे नहीं होगा। साथ ही जो अनकन्फर्म्ड बिड दिखती हैं वो अब नहीं दिखा करेंगी। इसके अलावा 2 घंटे के भीतर ये बताना पड़ेगा कि डीलिस्टिंग पास हुआ है या फेल हुआ है, जब भी मियाद पूरी हो जाएगी उसके बाद। दूसरा जो इशू है वो है कि जो नए स्टॉक एक्सचेंज आए, नए क्लियरिंग कॉरपोरेशन आए और नए डिपॉजिटरीज आए, इसके लिए कंपटीशन कैसे बढ़े, इस पर जो है सेबी का एक डिस्कशन पेपर आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई नया खोलना चाहे तो उसको 100% तक, अगर वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है तो 100% तक जो है उसको शेयर होल्डिंग की इजाज़त दी जा सकती है और बाद में 10 साल में उसको 51% करना होगा या 26% पर लाना होगा। तो ये एक बड़ी जो है रियायत नए एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए दिए जाने का प्रस्ताव था। एक और जो अहम मुद्दा था वो था कि प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन का। अभी जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास 10% से अधिक शेयर होल्डिंग है तो उसको प्रमोटर कैटेगरी में रहना ही पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं। लेकिन अब जो प्रस्ताव है वो ये है कि इसको बढ़ाकर 15% तक कर दिया जाए, यानी अगर 15% तक किसी के पास शेयर्स हैं तो वो अपने आप को प्रमोटर कैटेगरी से हटा सकता है। और एक अहम जो मुद्दा था वो था कि स्टार्टअप्स को लेकर के की लिस्टिंग को लेकर के नियमों में रियायत देने की बात थी। उसमें यह है कि जो 25% कम से कम 2 साल तक बड़े निवेशकों के पास हिस्सेदारी रखने की शर्त थी, लेकिन जो प्रस्ताव है उसमें यह है कि इसको 1 साल कर दिया जाए। साथ ही स्टार्टअप लिस्टिंग के लिए भी जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का नियम है उसको लाए जाने की बात है। पूरी जानकारी ब्रिजेश से हमने समझी। सेबी की बोर्ड बैठक जो कि कल होने वाली है, क्या अहम इसके मुद्दे हो सकते हैं बातचीत के। आगे बढ़ते हैं और शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं अब। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका। कौन सा कमाई का ऑप्शन आप बताएंगे कल के लिए? जी नमस्ते आप स्वाति जी, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को। मैं समझता हूँ कि आजकल कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और थोड़ा आदमी को थोड़ा सा टाइमली भी एक्शन लेना होगा और ये भी छोड़ना होगा, देखना होगा कि रोजाना अगर वो आपको लेवल सही नहीं मिले तो काम नहीं भी करना चाहिए। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। मेरे ख्याल से इस वक्त कैपिटल को बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो एक ऑप्शन जो मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ वो है आयशर मोटर्स का। करीब 1.5% की कमजोरी देखी गई है और कल जब सेटलमेंट का आखिरी दिन है मार्च महीने का, तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस और भी आ सकती है शायद। तो इसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आयशर मोटर का 2600 का अप्रैल का पुट, यानी कि अगले महीने का अप्रैल का पुट आप खरीदें 84 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 68 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 110। आमतौर पर जो निवेश ट्रेडर हैं उनको पुट लेना पसंद नहीं आता और वो कॉल लेना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को पसंद नहीं है वो मेरे कहने से ये काम ना करें, आराम से बैठे रहें। जब मार्केट बुलिश होगा उस वक्त कॉल लेके पैसे कमा सकते हैं। तो फिलहाल सुबह पूछ लीजिए अनिल जी से मार्केट कैसा है। अगर उनको कमजोर दिखता हो और आपके एनालिस्ट को कमजोर दिखता हो तभी ये कॉल, तभी ये पुट आप खरीदें। नमस्ते, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए शो में समझते हैं कल मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे। अनिल जी से जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, जहां बाजार बंद हुए हैं वो इस मार्च के महीने के लोएस्ट लेवल पर बंद हुए हैं क्लोजिंग के लिहाज से, और बाकी इंट्राडे के लिहाज से देखें तो 14,350 अब तक का लोएस्ट लेवल है। तो अब कल भी 14,350 14,375 सबसे ज़्यादा मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ये साफ है। हालांकि वहाँ से हम 200 पॉइंट ऊपर है। क्लोजिंग के लिहाज से यही लेवल इंपॉर्टेंट है 14,525 14,550, जिसके नीचे बाजार ना बंद हो तो बेहतर है। जहाँ तक ऊपरी स्तरों का सवाल है 14,700 14,750 वो रेंज है जिसके पार
बाहर निकलकर टिकने पर ही बाजार में मजबूती का पहला संकेत आपको आता हुआ दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 33,300 के बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है और उसके टूटने की पूरी संभावना है। एक बार 33,000 के नीचे जाने पर बैंक निफ्टी में भी दबाव काफ़ी आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। ऊपरी स्थानों पर अब 34,000 34,200 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में तेज मुनाफा वसूली आने की आशंका है। वैसे डाउ फ्यूचर्स 75-100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उम्मीद तो यह है कि एक अच्छा सेशन देखने को मिले अमेरिका में और उसके चलते हुए वापस से गैप से बाजार कल ऊपर खुलने की कोशिश करे। लेकिन अगर गैप से खुलते हैं तो ऊपरी स्थानों पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखेगी। तो कॉन्ट्रा ट्रेड का वक्त है, मजबूती में बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से हल्की फुल्की खरीदारी बाजार में आती दिख रही है। ये रेंज बाउंड ट्रेड है और इस रेंज बाउंड ट्रेड में स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आप साफ आते दिख रहे हैं। और कल का सेशन भी इसी लिहाज से मंथली एक्सपायरी के चलते उतार चढ़ाव भरा रहने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए, हमने समझी बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। अब बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल मंथली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे? देखिए, मार्केट बाय सेल ऑन राइज है, तो अगर कोई बाउंस मिले तो 14,550 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए और वो 30 से 35 की रेंज में लेंगे तो ज्यादा बेटर है। और 15 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 65 से 70 रुपए का होगा। आज क्लोजिंग जरूर इस थोड़ी सी ऊपर है, बट बाय ऑन डिप करना है। 14,550 की पुट लेनी है और टारगेट 65-70 रुपए का मिल सकता है। बहुत शुक्रिया नितिन जी, शो में शामिल हुए कल का ऑप्शन बताने के लिए। और शो के अंत में अविनाश जी, लंबी अवधि की किसी को खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी? इनफैक्ट स्वाति, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक ऐसे वोलेटाइल टाइम्स में हम फ्रंटलाइन कंपनीज पे ही फोकस करेंगे और हमको M&M काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी मार्केट थोड़ा वीक है, हमको लग रहा है कोई भी अगर गिरावट भी आती है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। बोथ ट्रैक्टर एज वेल एज ऑटोमोटिव बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अप्रैल से काफी कंपनीज प्राइस हाइक भी कर रही है। तो लंबी अवधि यानी 6 से 12 महीने की अवधि किसी के पास है तो मुझे लग रहा है कि ये 1,000 रुपए के लिए भी जाने का पोटेंशियल रखता है। स्लोली एप्रिसिएशन होगा, लेकिन इस मार्केट में काफी सेफ और स्टेबल काउंटर है। तो महिंद्रा मेरी पिक रहेगी लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए M&M में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया शो में आज आप शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।